हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बारी है मॉडर्न फिजिक्स की। एक अच्छा सा पूरा सीक्वेंस चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का, जहाँ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी यूनिट की बातें कर रहे हैं। मैटर वेव्स हम कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग शुरुआत में रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ हम मटेरियल पार्टिकल की तरह नहीं, एक एनर्जी पार्टिकल की तरह पार्टिकल बिहेवियर लाइट का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ने लग जाते हैं। वहाँ से कहानी शुरू होती है। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से कहानी स्टार्ट हुई और हमने रेडिएशन प्रेशर वगैरह पढ़ा, फिर मैटर वेव पढ़ा। अब स्टोरी चल रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बहुत अच्छा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी का फेल हो जाना, क्वांटम थ्योरी का आ जाना, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन ने क्या इसके एक्सप्लेनेशंस दिए, आइंस्टीन का क्या ऑब्जर्वेशन था, कर रहे थे हम। और आइंस्टीन के ऑब्जर्वेशन में कुछ ग्राफ वर्क फंक्शन को लेकर या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर हमने देखे थे। तो वो ग्राफ वगैरह हो चुके थे, जहाँ पर एक नया ग्राफ हमें आज करना है। और उसके बाद आज प्रॉब्लम सेशन है, यानी कमांड ऑन प्रॉब्लम सेशन है। आज 6-7 प्रॉब्लम कराकर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती हैं वो करा लेंगे। 6-7-8 के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े में इतना इनफ काम हो जाएगा कि मज़ा आ जाएगा। फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं कमांड ऑन प्रॉब्लम। लेकिन कमांड ऑन प्रॉब्लम से पहले जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था वो ये था कि कुछ ग्राफ और करने थे। तो 2 ग्राफ में और आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली कहानी क्या थी, अगर आपको रिकॉल कराऊँ तो एक ग्राफ हम लोग कर चुके थे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और जो फॉर्मूला हुआ करता था वो फॉर्मूला हुआ करता था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट। तो वी नॉट की जो वैल्यू है वो आएगी एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। ये गौर से देखो, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो किसी मेटल के लिए कांस्टेंट है, बदलने नहीं वाली है। तो जो वेरिएबल है इसको वाई एक्सिस में ले गए, इस वेरिएबल को एक्स एक्सिस में ले गए। ये पूरा नंबर जो है वो कांस्टेंट है, ये पूरा नंबर भी एक कांस्टेंट है जिसको हम सी बोलते हैं। तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट आता है, लेकिन प्लस की जगह हमें माइनस लगाना चाहिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है इक्वेशन में। तो y इक्वल्स एम एक्स माइनस सी का फॉर्मेट है, जहां हमने ये बात सीखी थी कि ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, पर जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आएगा। आ गया नेगेटिव। अच्छा, स्लोप को देखो तो h बाई ई, एच अपने आप में यूनिवर्सल कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जीवन भर के लिए क्या बन जाने वाला है, कांस्टेंट। और अगर ये हो जाने वाला है कांस्टेंट, तो जो ये थीटा है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कोई भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो, यानी मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को डालूं और ग्राफ प्लॉट करूं ये वी नॉट और न्यू के बीच में, तो ग्राफ का जो एंगल एक बार थीटा आया, जीवन भर वही थीटा आने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मान लो कि ये ग्राफ सोडियम के लिए प्लॉटेड है और फिर मैं कहूँ कि नहीं नहीं हम तो आयरन के लिए प्लॉट करेंगे, तो आयरन का ग्राफ कुछ यहाँ प्लॉट हो सकता है। यहाँ प्लॉट होने का मतलब आगे हो जाएगा, उसका वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा, तो हो सकता है इंटरसेप्ट बदल जाए। बट ग्राफ, क्योंकि एच और ई ये दोनों क्वांटिटीज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये भी जीवन भर कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो जो तुम आयरन के लिए भी करने वाले हो वो भी थीटा ही एंगल आपको देने वाला है ग्राफ। अच्छा, इसका मतलब चाहे किसी भी रेडिएशन, चाहे किसी भी मेटल के लिए करो, इस ग्राफ की स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। पर सोचो कि ये C1 है और ये नहीं, पूरा का पूरा C2 है। ठीक, ये C2 है। तो बड़ा कौन है, C2। अब देखो इस इंटरसेप्ट के अंदर देखो, एच न्यू नॉट क्या है, ये तो अपने आप में वर्क फंक्शन होता है जो एच न्यू नॉट होता है। तो जो इंटरसेप्ट है, दैट इंटरसेप्ट इज वर्क फंक्शन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो जितना ज़्यादा इंटरसेप्ट होगा उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा। आप अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ प्लॉट करते जाइए, आपको इंटरसेप्ट मिलता जाएगा, और जो जो आपको इंटरसेप्ट मिलता जाएगा, जिसका इंटरसेप्ट बड़ा मिल गया उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। सिंपल है, ये ग्राफ हम लोग कर चुके थे, रिकॉल करा दिया है ताकि स्टोरी को दोबारा से उसी पेज से आगे बढ़ा पाए। देखो अगला ग्राफ क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, इंसिडेंट जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हैं, ना वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना वो घट रही है। और ऐसा करने पर मैं इंटेंसिटी को वेरी कराऊं। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी को वेरी कराओगे, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी कर जाएंगे।
बढ़ाएंगे अगर इंटेंसिटी को तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और घटाएंगे अगर इंटेंसिटी को तो नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेंगे। करस्पॉन्डिंगली घटेंगे तो घटेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ठीक, पर ये सब तब जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखी गई हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी खुद ही डिपेंड करती है। अगर फॉर्मूला याद हो, वेव के अंदर पढ़ा था कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला काम का नहीं है यहाँ पर, बट 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। अब देखो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डेंसिटी और स्पीड ऑफ वेव सब पे डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लूँ तो इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करने लग जाएगी। यानी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। ग्राफ प्लॉट करने की इच्छा जो हो रही है वो हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैं करंट लिख देता हूँ आई, और यहाँ पर पोटेंशियल की, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, ध्यान रखना, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल। जो ऊपर ग्राफ बनाया गया है उसमें जो वी नॉट है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखें। स्टॉपिंग है, सॉफ्टिंग नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अभी जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसको देखो, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये अप्लाइड पोटेंशियल है। और ध्यान रखें जो पोटेंशियल है दैट इज फॉरवर्ड पोटेंशियल। अच्छा, एक बात तो हम कल भी सीख चुके थे, क्या कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जो आप अप्लाई पोटेंशियल कर रहे हो वो जब तक रिवर्स नहीं कर दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक नहीं पाएगा। तो रिवर्स पोटेंशियल को ही हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल को मोर पॉजिटिव करते हो, फोटो करंट बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है। हम लोग कर चुके थे कल भी। और सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन आने का मतलब उसके बाद फिर वो वैल्यू बढ़ती नहीं है। मैं इसको और पतला कर लूँ ताकि आपको ये सैचुरेशन दिखा पाऊँ। कलर नहीं दिख रहा है, शुड आई यूज़ ग्रीन? ओके, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दूसरा कलर लेता हूँ। अब एक ग्राफ में और प्लॉट करता हूँ, ग्रीन फॉर दिस ऑल्सो। ये वैल्यू I2 है, ये वैल्यू I1 है, ये किसी इंटेंसिटी 1 पर था, ये किसी इंटेंसिटी 2 पर है। मैं देखता हूँ कि इंटेंसिटी 2 इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1, तो करंट 2 सैचुरेशन इज़ ग्रेटर देन करंट 1 सैचुरेशन। मतलब जब भी कभी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ेगा, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया है, तब ये बातें हो रही हैं। ध्यान रखें, इस बात का बहुत विशेष है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी गई है। आप देखो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मेटल तो सेम है। हाँ, अच्छा एक बात सोचो कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर वी नॉट होता है। बिल्कुल सत्य बात है। क्या फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट कर दी? हाँ। क्या वर्क फंक्शन मेटल का पहले से ही कांस्टेंट होता है? हाँ। तो क्या ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए जितना भी करंट निकलेगा, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया है तो 100% जो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मिल रहा है, सेम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए वही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं अलग अलग केसेस करूं और एक ही मेटल के साथ मैं किसी I1 इंटेंसिटी के साथ अगर करंट निकालूं और करंट को देखूं, तो शुरुआत में करंट बढ़ता है और जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता जाता हूं, मोर पॉजिटिव करता जाता हूं, करंट की वैल्यू देखो आप इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद करंट का इंक्रीज होना बंद हो जाता है। इस रीजन के बाद का जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। और ये जो करंट निकल के आए हैं I1 और I2, दीज करंट्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जहाँ के बाद करंट का बढ़ना और घटना बंद हो गया है, उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। कम इंटेंसिटी, कम नंबर ऑफ फोटॉन्स, कम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कम सैचुरेशन करंट। ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा सैचुरेशन करंट। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखिए। इसी का उल्टा एक और ग्राफ देखो, देखते हैं कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। कलर चेंज करता हूँ, पहले तो येलो कलर से बनाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और
अप्लाइड पोटेंशियल, जो रिवर्स फॉरवर्ड कुछ भी हो सकता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ की क्या कंडीशंस हैं वो सुनो। यहां पे हमने कहा है कि हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे बट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे। मतलब एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी एक फ्रीक्वेंसी से सेम इंटेंसिटी पर, फिर एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से सेम इंटेंसिटी पर, फिर एक बार करेंगे किसी तीसरी फ्रीक्वेंसी पे सेम इंटेंसिटी पर, और अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, और अप्लाइड वोल्टेज के साथ हम देखेंगे कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट को बढ़ना चाहिए। लेकिन गौर से देखो, इफ़ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये टर्म है वर्क फंक्शन और मेटल के लिए डिफाइंड है, तो कांस्टेंट ही हो गया। इफ़ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, न्यू अगर चेंज हो रहा है तो वी नॉट को चेंज होना चाहिए, ठीक। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। अब वो एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं है क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन जुड़ रहा है, ये फैक्टर जुड़ जाएगा उसमें इंटरसेप्ट, लेकिन है तो डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल। हाँ, लीनियर प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, लेट अस से ये 3 फ्रीक्वेंसीज मैं अलग अलग बना लूँ। पहले ये 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं इसको F1, चलो इसको छोड़ो, पहले V1 V0 लिखते हैं। इसको V01, इसको V02, इसको V03। नॉट क्यों लिख रहे हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिमाग में रहता है ना, V से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आता, अप्लाइड पोटेंशियल आता है, इसलिए V03, ठीक है। अब गौर से देखो, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पे, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हो जाएंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे किस पे डिपेंड कर रहा था? इट वाज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन इट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करेगा? कि हमने कितनी इंटेंसिटी सप्लाई की है। जितनी इंटेंसिटी लोगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ये इंश्योर करती है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पर ये नहीं डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाले फोटॉन्स गिरे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो जो सैचुरेशन करंट है वो तो F1, F2, F3 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की मैं बात करूँ तो तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए सैचुरेशन करंट सेम हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, पहले वाले लॉजिक से जो पहले एक्सप्लेन किया, ठीक। मैं इस वाले को F3 फ्रीक्वेंसी पे बोलूँ, सेकंड वाले को F2 फ्रीक्वेंसी पे बोलूँ, फर्स्ट वाले को F1 फ्रीक्वेंसी पे बोलूँ, तो मुझे ये बात क्लियर दिखाई देती है कि F3 मस्ट बी ग्रेटर देन F2, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन F1। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बची रह जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास। तो देखो, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली हमने उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, जितनी कम फ्रीक्वेंसी ली उतना कम पोटेंशियल, जितनी कम फ्रीक्वेंसी ली उतना कम पोटेंशियल। क्लियर? और ये जो हिस्सा सैचुरेशन करंट का है, ये सैचुरेशन करंट, ये सबके लिए कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा। मतलब सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट रखी गई तो सैचुरेशन करंट इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है? ध्यान रखें इस बात को। ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने, और अब लगभग लगभग आप मान लीजिए कि जो स्टोरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, दैट इज़ ओवर। अब कहानी कमांड ऑन प्रॉब्लम्स की। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पर जितने कराऊंगा बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे, जिससे लगभग लगभग जितना भी मटेरियल आपको चाहिए या जितने भी सवाल आपके आ सकते हैं वो हो जाएंगे। इतने डिफ़िकल्ट आते नहीं हैं, और जितने भी आते हैं वो मैं जितने कराऊंगा उतने में काम हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? मानो देखो, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 12400 एंगस्ट्रॉम।
अगर किसी की 12400 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, और जो एनर्जी होगी दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, बहुत सिंपल है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है फोटोन के लिए, और वो प्लैंक साहब का है, क्वांटम थ्योरी से निकाला है हम लोगों ने, दैट इज़ एच सी बाई लेमडा। ठीक, एच की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा जो है वो मुझे दे रखी है 12400 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसको क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाकी सब आपने एसआई में ले रखा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें कि मैंने आंसर तो बता दिया, इसको सॉल्व करने पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, अपने को पता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा, ठीक, कैसे सॉल्व क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड है और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात और भी है, कुछ और भी सोचा जा सकता है इस पर। देखो कैसे सोचा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कि अगर मैं एक काम ये करूँ, देखना कि फोटोन की वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में होती है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। देखना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में हम लिखते हैं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो एच सी बाई लेमडा बनता है, और हमें ये बात पता है कि एच सी जो है वो सॉल्व होने के बाद 12400 बाई लेमडा आता है। लेमडा लेमडा रखिए, एच सी की वैल्यू जो है वो 12400 आ जाएगी। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। अच्छा, ये जब ये रख दिया तो ऐसा क्या हुआ भाई, समझो कि लेमडा को तो रखना है एंगस्ट्रॉम में और एनर्जी को रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने कराया है लास्ट लेक्चर, अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये रिलेशन भी करा रखा है सॉल्व करके। तो अगर आप ये ई बराबर एच सी बाई लेमडा को देखो तो एच सी की वैल्यू 12400 आती है, और अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखा जाए तो, और एनर्जी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं आएगी। दिस रिलेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोचो तो जो सवाल है वो इस तरह का है कि अगर कैलकुलेशन करने पे जाओगे तो फंसोगे। डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, पेपर के टाइम पे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, और याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो 12400 और एंगस्ट्रॉम में, अब इसके हिसाब से ही कर लो। ठीक, तो चलो मैं इसके हिसाब से कर लेता हूँ। एनर्जी इज़ 12400 डिवाइडेड बाई 12400, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है लेमडा, और जो लेमडा में एंगस्ट्रॉम में रखूंगा तो फिर 10⁻⁻10 का फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, नहीं कराते हैं। तो जो एनर्जी है वो अपने आप किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कट गया, आंसर आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक लाइन का आंसर है। और ऊपर की तरह अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आप सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, वहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में बिल्कुल ना पड़े, टाइम वेस्टेज है। जितना हो सके चीज़ों को याद रख के कर लें, बेहतर है। अगला सवाल देखो, will photoelectrons be emitted? Will photoelectrons be emitted by copper surface of work function 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वर्क फंक्शन है, और क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, निकल सकते हैं। रेडिएशन तो बताओ कौन सा डाल रहे हो। तो इन्होंने बताया है बाई विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आंसर है कि नहीं, नहीं निकल सकते हैं। ठीक, किसी कीमत पर नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर निकल सकते होते तो जो हम डेली लाइफ में कॉपर देखते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे होते यार, सारा वो आयन ही बना होता। नहीं बनता है मतलब नहीं निकल सकता है। लेकिन आंसर आपको यस और नो में नहीं करना है, आंसर आपको पूरे रीज़न एंड लॉजिक के साथ करना है। देखो क्या कि मान लो कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के ई मैक्स, ये स्टोरी है। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कब होगा, तो मैं कहूँगा ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा हुई रिक्वायर्ड से, तो जो बच जाएगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी। पर मैं कह दूँ कि काइनेटिक एनर्जी अगर ना निकले, बिल्कुल ना हो, बस इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से बाहर ही आया है, तो ऐसे समय पे एच न्यू बराबर क्या होगा, एच न्यू नॉट मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी
के बराबर की एनर्जी अगर मैंने दी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, यानी इससे कम एनर्जी पे नहीं आएगा। अगर इससे कम एनर्जी पर नहीं आया तो 100% ये सत्य बात है कि दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अच्छा, तो ये पता कर लें कि जो मेरी एनर्जी है वो एनर्जी क्या इस वर्क फंक्शन के बराबर है फोटोन की कि नहीं है। आओ देखो, एच सी बाई लेमडा, ये सी बाई लेमडा कहाँ से लिखा, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, हमने लिख दिया। बराबर क्या हुआ, एच न्यू नॉट, और इसी को हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, लिखा गया एच सी बाई 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लेमडा। अब देखो गौर से, अगर मैंने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखा है तो लेमडा को अपनी मर्जी से किस में ले लूँ, एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं ये एंगस्ट्रॉम में ले लूँगा और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच सी की वैल्यू 12400 बन जाएगी, 4.4। ठीक है, आप इसको बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी 2820 एंगस्ट्रॉम्स, है ना। सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये करते रहिए, सवाल ये आया। तो भाई जो लेमडा निकल रही है इंसिडेंट रेडिएशन का, जो रेडिएशन हमें चाहिए, जितना कम वेवलेंथ चाहिए, ये वो रेडिएशन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन। लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इतना तो चाहिए। अब विजिबल लाइट का जरा रेंज देखो, विजिबल लाइट का रेंज तो 3600 से 7800 के आसपास, या 3800 से 7600 माना जाता है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की रेंज होती है हमारी विजिबल लाइट की। अब विजिबल लाइट की मिनिमम वेवलेंथ ये है, और जो मुझे इस फोटो एमिशन के लिए चाहिए कॉपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो इतना है। क्या वो विजिबल रेंज की लेमडा से बहुत कम है? हाँ, इसका मतलब भी मेरी विजिबल रेंज की लेमडा ज़्यादा है। हम अपने ज़्यादा लेमडा से, ज़्यादा लेमडा का मतलब कम एनर्जी, तो कम एनर्जी वाले फोटोन विजिबल रेंज के फोटोन से, कॉपर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। तो किससे निकाल सकते हैं? और कम लेमडा किसका होता है? कम लेमडा मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब अल्ट्रा वायलेट, तो कॉपर वगैरह अल्ट्रा वायलेट से फोटो एमिशन दिखाते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में बताया भी था, कई मेटल्स के नाम भी बताए थे। ठीक है, आसान सवाल था पर ऐसा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जहाँ कहानी पूछी जाती है कि निकलेगा नहीं निकलेगा। अच्छा देखो स्टोरी क्या है अगले सवाल की, नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेश होल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर, तो मान लो लेमडा नॉट फॉर सिल्वर इज 3800 एंगस्ट्रॉम्स, ये दे रखा है तुमको। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट दी हुई है कि यूवी लाइट, या रेडिएशन बोलना चाहिए, यूवी लाइट तो नहीं बोलनी चाहिए, यूवी रेडिएशन ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 2600 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको इंसिडेंट कराया जाता है सिल्वर पर, इंसिडेंट ऑन इट ऐसे कराया जाता है भाई। ठीक, तो इसमें क्या पता करना है कि वर्क फंक्शन पता करो। सबसे पहली बात, ए पार्ट, वर्क फंक्शन। दूसरी बात पता करनी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरी बात पता करनी है कि मैक्सिमम स्पीड एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। अच्छा ठीक, आओ देखो, लेमडा नॉट ये क्या है? दिस इज द मिनिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। इससे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम निकाल लेते हैं वर्क फंक्शन। अच्छा, जो वर्क फंक्शन होता है पार्ट ए में कर रहा हूँ वर्क फंक्शन के लिए, दैट इज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता है तो एच सी बाई लेमडा नॉट लिख लेते हैं। अच्छा, इसको लेमडा नॉट करके क्यों लिख लिया भाई? क्योंकि लेमडा दिया हुआ है हमें। अच्छा, एच सी की वैल्यू क्या आएगी? सोचो गौर से, एच सी की वैल्यू तो आती है 12400,
और मुझे अपना लेमडा नॉट जो है वो एंगस्ट्रॉम में ही रख लेना चाहिए। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में रखूंगा तो जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझदारी के साथ वर्क फंक्शन वगैरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको काट डालिए, निपट लिया। और जब आप इसको सॉल्व कर डालेंगे तो इससे इसको काटेंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आंसर है, ठीक। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की चर्चा कर रहा है कि पार्ट बी में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस प्रॉब्लम के लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आ जाइए, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट दैट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अच्छा, एच सी बाई लेमडा नॉट जो है ये हमारा वर्क फंक्शन हुआ करता है और वो हम निकाल चुके हैं। और एच सी बाई लेमडा नहीं पता है, तो 12400 डिवाइडेड बाई जो मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2600। गौर से देखो, यूवी लाइट जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं 2600 है, इसको एंगस्ट्रॉम में डाल दें, -3.27, ठीक। ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, के मैक्स ये जो भी है ये है सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 20 से 20 काट डालिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर डालिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको काटने पर लगभग 4.78 माइनस 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बराबर के मैक्स। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसको सिर्फ माइनस करना रह गया है। तो माइनस करने के बाद क्या बचने वाला है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज के ई मैक्स। कितना आसान। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द फोटो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो हम कहें के ई मैक्स बराबर क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अच्छा, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी मैक्स का फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन एम और इस पूरे का रूट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, के ई मैक्स जो हमने निकाल रखी है उस के ई मैक्स की वैल्यू हमने निकाली है 1.51। अच्छा, वी मैक्स निकालना है तो ये निकालना है मीटर पर सेकेंड में। सारी कहानी एसआई की हो गई है। हमने जो निकाला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाली है, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। एसआई में ले आए। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है तो दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सोल्यूशन आप कर लीजिएगा। ये अराउंड 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में आती है। जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन का इससे वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का आएगा, ठीक है ना। ये इस ऑर्डर का आएगा। अच्छा, सॉल्यूशन पे मेरा फोकस बिल्कुल नहीं रहता है। आप पहले कमांड हासिल करिए टॉपिक पर, बाद में सॉल्यूशन पे प्लस माइनस होता रहेगा। अगला सवाल देखो क्या है, खास नहीं है पर फिर भी करते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लिख देता हूं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो electrons emitted from a surface illuminated by a light wavelength of of 5893 एंगस्ट्रॉम, ये सोडियम लैम्प की लाइट है, इज 0.36 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इस लाइट के अगेंस्ट 0.36 वोल्ट्स है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फाई पता करिए, के ई मैक्स पता करिए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पता करिए, ठीक है। आसान है, देखते हैं कैसे बदलेगा, कैसे क्या काम चलेगा, देखते हैं। आओ देखो,
स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, अच्छी बात। मुझे इतना पता है कि इफ़ आई नो द स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ई वी नॉट बराबर ही तो के ई मैक्स होता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0.36 वोल्ट्स है। तो मैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स लिख दूँ और फिर 0.36 वोल्ट्स लिख दूँ तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी जो है ये आ रही है जूल में। ये इंपॉर्टेंट है कि जूल में आ रही है। तो चलो जूल में निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी के ई मैक्स जूल में आ गई, ठीक, के ई मैक्स जूल में आ गई। और देखो क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के ई मैक्स होता है। आपको अच्छा लगा? ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो हमेशा हर सवाल को सॉल्व कर देती है। अच्छा एक बात और देखो, ये तो हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के ई मैक्स। वर्क फंक्शन निकालना था। वर्क फंक्शन का मतलब एच न्यू नॉट निकालना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच न्यू नॉट की वैल्यू को देखो तो एच न्यू माइनस के ई मैक्स बनेगा। हम एच न्यू को कैसे लिखें? लेमडा मुझे पता है, इस एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा। तो मैंने लिखा एच सी बाई लेमडा, ठीक, माइनस के ई मैक्स मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से। दिस इज़ माई के ई मैक्स विच आई हैव फाउंड। ये के ई मैक्स मैं यहाँ रखूँ और एच सी मुझे मालूम है कि 12400 होता है और लेमडा नीचे लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूँ तो के ई मैक्स मेरा आ जूल में रहा है। और जूल वाले को अगर मैं 1.6, अच्छा जूल में आ रहा है तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा कि के ई मैक्स को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये बन जाएगी सारी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। और जब डिवाइड करोगे तुम तो तुम खुद पाओगे, देखो गौर से, कि ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कट जाएगा तो 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तुम्हारे पास बचेगा, ठीक, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो जो के ई मैक्स है ये 0.36 ही है, कुछ और तो नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूँ तो स्पेसिफिक है, ध्यान रखना, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एच सी बाई लेमडा है इसको मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ क्योंकि अब जगह नहीं बची है तो मैं स्क्रॉल कर नहीं पा रहा हूँ। एच सी बाई लेमडा माइनस के ई मैक्स, और ये वैल्यू होती है वर्क फंक्शन की। तो एच सी को मैं लिखता हूँ 12400 और एंगस्ट्रॉम जो है वो 5893 एंगस्ट्रॉम में था। जब इसको मैं एंगस्ट्रॉम में लिखता हूँ तो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। माइनस 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फाई। अब आप इसको सॉल्व करिए और फाई निकालिए। अब बेसिकली ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो फाई की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1.746 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। और दिमाग में एक बात रखना, यूनिट्स का बहुत फोकस करना है इस पार्ट में क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बुरी तरह से आती हैं। अब कह रहा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसमें अगर मैं एच का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है। वर्क फंक्शन मैंने निकाल रखा है 1.746 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 1.746 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ऐसे करके आ जाएगा। वैसे जूल सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड। तो ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहिए तो आप कन्वर्ट करिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर ये बन जाएगा जूल में। जूल से जूल कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास सेकेंड का आंसर, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर सेकेंड में। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड गेट द रिजल्ट। मैं आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज़ 4.22 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल साउंड वेव वगैरह में इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्स के ऑर्डर में ही होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी 10, 12, 14 हर्ट्स निकाल दें तो फिर समझ जाइए कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार मचाया है, ठीक है ना। 10⁻14 हर्ट्स के आसपास के रेंज की ही फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की।
अगले सवाल पे आते हैं। बेकार की चीज़ों में बिल्कुल टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूँ मैं। पूरे पूरे सवाल को सॉल्व करने में 5-5 10-10 मिनट लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरी समय है, 20 दिन बचे हैं। जितनी भी प्रैक्टिस करनी है उसमें जो सेगमेंट हमसे गलत नहीं होता है, या ये कह लें कि जिस सेगमेंट को सिखाने की ज़रूरत नहीं है या करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ रहे हैं। कंसेप्ट की किसी बात को नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, स्टोरी क्या है। नया सवाल देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। नहीं, सवाल चेंज, फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं करते हैं अभी, फ्रीक्वेंसी पे बात हो गई है। दूसरा सवाल करते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी पे सवाल करते हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन if the work function of the target metal is 1.24 electron volt and the wavelength of incident light is 4.36 into 10 raised to minus 7 meters. ठीक, what retarding potential is required? What retarding potential is required to stop the emission of electron? सवाल देखो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मेटल इज इतना एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इतना, व्हाट इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल से क्या मतलब है, ये नई कहानी आ गई। अभी तक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पढ़ा था, नया रिटार्डिंग है, वही बात है। रिटार्डिंग पोटेंशियल बोले यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पोटेंशियल, ऑल आर सेम, कोई अंतर नहीं है किसी में भी। ठीक, फोकस करने वाली बात क्या है, जो डेटा हमें पकड़ना है यहाँ से, दैट इज़ वर्क फंक्शन, दैट इज़ 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैं डेटा नीचे कॉपी कर देता हूँ क्योंकि अभी पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक, और वेवलेंथ जो है वो इतनी है, लेमडा इज़ 4.36 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर्स। मैं इसमें डेसिमल को और आगे ले जाऊँ, 3 डिजिट और आगे, यानी कि 4360 कर दूँ तो ये 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 4360 एंगस्ट्रॉम्स। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में करने का क्या फ़ायदा है कि मैं डायरेक्ट जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख पाऊंगा। HC12400 बन जाता है। रिटार्डिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, गौर से देखो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दैट बिकम्स ई वी नॉट। ठीक, और ये जो वी नॉट है, दिस इज आर रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक, गौर से देखो, ये एच न्यू को एच न्यू लेना है तो इसको एच न्यू को एच सी बाई लेमडा कर लो, और ये जो एच न्यू नॉट है ये अपने आप में वर्क फंक्शन कहलाता है। तो वर्क फंक्शन दे रखा है, दैट इज़ 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस का 19 कूलम्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अपना वेरिएबल की तरह बैठा हुआ है जिसको हमें फाइंड करना है। एच सी बाई लेमडा, एच सी 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा इज दिस एंगस्ट्रॉम में, दैट इज़ 4360। अच्छा, अगर ऊपर मैंने लेमडा को ले रखा है एंगस्ट्रॉम में और एच सी की वैल्यू 12400 ले रखी है, तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आने वाली है, माइनस 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम से, तो जो मेरे पास निकल के आएगा दैट वुड बी माय स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान रखें इस बात को। ई से डिवाइड करना है, अपना काम हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हो गया। ठीक है ना। विशेष 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 ध्यान रखना है।
अच्छा, एक बात और भी, इसमें काफ़ी सारी और भी बातें होती हैं कि जैसे ये कूलम्स है, एसआई यूनिट में है। अभी हमने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कहानी जो है वो वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रॉन को कौन मारेगा? हु विल हिट द इलेक्ट्रॉन? तो देखो, जो वोल्ट इनटू कूलम्स है वो हमारा होता है जूल, और हम स्टोरी पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कूलम आ रहा है डिवीजन में, ठीक है ना? तो ये वोल्टेज कैसे निकलेगा? हमें इसे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि 1.6 10⁻19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आता हूँ तो ये फैक्टर कट जाएगा, ये फैक्टर कट जाएगा, ठीक? तो जो अंदर की स्टोरी बचेगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वोल्ट में। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वैसे ही मेरा ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वोल्टेज में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है? दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें इस बात का, ये बहुत खास है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एसआई और सीजीएस को साथ में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना? तो कन्वर्ट इट इनटू एसआई, लिख देता हूँ, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू वोल्ट, एंड गेट वी नॉट इन वोल्ट, ठीक? डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आंसर गलत आ जाएंगे, ध्यान रखें। इसके बाद कोई और सवाल लेना है, ले सकते हैं। कौन कौन से सवाल हो सकते हैं इसके अलावा? सोचो क्या क्या काम किया जा सकता है। जैसे करते हैं क्वेश्चन, एक अच्छी सी बुक का क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which ejects electrons from a metal surface ठीक है ना, fully stopped by retarding potential of 3 volt, fully stopped by retarding potential ऑफ 3 वोल्ट, ठीक? क्या मतलब इस बात का कि कोई लैम्डा है, कोई लाइट है, उसको डाला गया, अब फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी है वो पता नहीं, वही पता करनी, पर जो भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को डालने पर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं उस काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे 3 वोल्ट्स का रिटार्डिंग पोटेंशियल, या इसको अपने आम भाषा में कहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बता देता है, कई बार वर्क फंक्शन बता देता है, और कई बार ऐसी भाषा यूज़ करता है जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स in this metal at frequency 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। मतलब जब फ्रीक्वेंसी इतनी होती है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है उसको हम लोग नाम दिया करते थे, याद करो, तो उसको हम नाम दिया करते थे न्यू नॉट, और न्यू नॉट का एक सीधा सा नाम होता था थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कई बार आपको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोल करके बताता है, कई बार आपको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोल करके नहीं बताता है, ठीक है? और सवाल ये भी है कि फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो ये सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू के ई मैक्स। मैं के ई मैक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ ई वी नॉट से, और एच न्यू नॉट जो है वो अपने आप में मैं इसको लिख सकता हूँ
एच की वैल्यू को देखो, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मैं इसको इरेज कर दूं पहले तो, और फिर मल्टीप्लाई में अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, और हर्ट्स को हटा दूँ क्योंकि जूल सेकंड में लिखा हुआ है तो नीड नहीं है उसकी, एंड दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की चर्चा कर रहा हूँ, तो ई वी नॉट, और ई वी नॉट की जगह अब मैं इधर क्या करता हूँ, एच न्यू लिखा रहने देता हूँ, ई वी नॉट प्लस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻14, और फिर इस एच को मैं नीचे भेज दूँ तो मेरी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और वी की वैल्यू मुझे 3 वोल्ट्स दे रखी थी, अपॉन एच आया है इसके नीचे। अब मैं एच को नीचे भेज रहा हूँ, तो अगर मैं एच को नीचे भेज रहा हूँ तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, फिर यहाँ प्लस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻14। ये पूरा कट गया, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है वो इस सब को सॉल्व करने के बाद निकल के आएगी 1.324 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी। अब कहोगे ये कैसे निकाल लिया, इसको सॉल्व करोगे, ये अपनी ही शीट के सवाल हैं इसलिए सबके आंसर अपने को आते हैं, है ना, मतलब आंसर मैच करने के लिए सामने हैं, और मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का समय अब 20 दिन के लिए नहीं रह गया है। तो जो भी समय है उसमें आप इस गंदगी से बचें और कंसेप्ट पे फोकस करें कि निकाला कैसे गया। बाकी तो कैलकुलेशन है वो खुद भी की जा सकती है। अच्छा, अब बात आती है कि वर्क फंक्शन क्या होगा। तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, वर्क फंक्शन निकालना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन को अगर आप देखो तो उसका फॉर्मूला एच न्यू नॉट ही होता है, और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 6 इंटू 10⁻14 है। ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। अच्छा, गौर से देखो, ये हर्ट्ज में लिखा हुआ है और ये जूल सेकंड में लिखा हुआ है जो हमारा एच की वैल्यू है, तो जो भी वर्क फंक्शन आएगा वो बेटा आपका एसआई में आएगा, यानी कि जूल्स में आएगा और कहीं नहीं। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये बात कि जूल में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। आगे देखें, कोई सवाल ऐसा जो मन भा जाए, तो आइए मन भाने वाला एक छोटा सा और सवाल करते हैं। क्या है सवाल, देखो, थोड़ा सा पेन को कंडक्टिंग बना लें फिर आगे करें। when a beam of when a beam of 10.6 electron volts photons of intensity 2 watt per meter squared falls on a platinum surface जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर्ड। अच्छी बात है। एंड वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन दे रखा है वो दिया हुआ है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और फिर ये कह रहा है कि 0.53% ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स ejects फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, देखो गौर से कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने परसेंट फोटॉन से निकल रहे हैं। तो जितने फोटॉन गिर रहे हैं उसका 0.53% फोटॉन्स ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। और ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। तो मेरे हिसाब से आसान सवाल है। देखो कैसे,
इंटेंसिटी से खेला जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इंटेंसिटी पे फोकस करें तो काम अपना ज़रूर बन जाएगा। इंटेंसिटी पे फोकस करें। जो एनर्जी है एक फोटोन की वो 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और इंटेंसिटी जो है वो 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है। वाट अपने आप में जूल पर सेकंड होता है, यानी कि कहानी एसआई की हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो प्रॉब्लम यहाँ पे फंसेगी। खैर, एरिया की वैल्यू एसआई में दे रखी है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, एसआई में नहीं है, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे, काम चलेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने गिर रहे हैं अपने सरफेस एरिया पर, ठीक है, और उसका 0.53% निकाल लो। और जितने फोटॉन्स 0.53% होंगे उतने ही तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ से इंटेंसिटी की चर्चा करो। इंटेंसिटी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। And what is total energy? Energy of one photon into number of photons falling per second, area, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू मैंने 1 कर दी, क्योंकि मुझे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे थे ये पता करना था, ठीक है ना। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो फॉर्मूला बन गया वो बना I इंटू ए बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अब गौर से देखो, इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटॉन की वैल्यू दे रखी है, फोटॉन की एनर्जी दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, तो ये 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ना फोटॉन का। तो मैं नीचे लिखता हूँ इसको, देखो 10.6, इंटेंसिटी है 2, एरिया है 10⁻⁻⁴। ऊपर वाला तो सब कुछ ठीक था, पर नीचे वाले में प्रॉब्लम है। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट हो गया भाई। जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये कहानी कन्वर्ट हो गई किसमें? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स में। 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 का +19 डिवाइडेड बाई 10.6 इंटू 1.6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया जाए? एक काम करो, ऊपर लिखो 2 इंटू, और 4 चला गया तो बचा बेटा 15। 15 को लिखो 10⁻14, और 14 से नीचे भेजो एक 10, तो मल्टीप्लाई होकर 1.6 10.6 बन जाएगा, तो 10.6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब जो निकल के तुम्हारे पास ये n की वैल्यू आई है, ये n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 0.53% ऑफ दिस पूरा नंबर होंगे, ठीक। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, ठीक। अच्छा सवाल है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। अच्छा, ये बात भी अगर आपको थ्योरी याद है, जिसको भी ये थ्योरी याद रहेगी कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, वो इस सवाल को लगा लेगा, और जो ये नहीं समझ पाएगा वो इस सवाल को नहीं लगा पाएगा। हालांकि याद तो हो ही जाता है पढ़ते पढ़ते, कि इंटेंसिटी के वेरिएशन को 4-5 बार पढ़ा है तो कहानी याद हो ही जाती है अंततः। तो इतनी कोई बहुत बड़ी चमत्कारी बात नहीं है कि भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, याद तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आज के मेरी इच्छा हो रही है कि लगभग 1 घंटा होने वाला है, मैं इसके बाद प्रॉब्लम्स कराने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये लगभग सिमिलर हैं और रिपीट होती जा रही हैं अब। और इच्छा अब ये है कि कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, यानी कि IIT JEE में और IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों में, और पुराने क्वेश्चंस भी, जब मेंस एडवांस का सिस्टम नहीं था, जब पहले का ज़माना था, तो उस टाइम के भी, और जो रीसेंट जो ट्रेंडिंग चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब लगवाए जाएँ। तो जितने आज के लेक्चर में करा दिए 2000 इनफ सफिशिएंट कि आप पूरे के पूरे कंसेप्ट को आसानी से टैकल कर लेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। अब मैं आपको IIT JEE के क्वेश्चंस कराऊंगा अगले लेक्चर में। तो फिलहाल के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, 2 बार पढ़िए और नोट्स बनाइए, और हो सके तो लेक्चर को 2 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ और देखने से बहुत कुछ आ जाता है। चीज़ें जितनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, पेपर उतना ही अच्छा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।